बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो मैं अब आपको ख़बर देने वाला हूँ इसने एक्चुअली हुकूमत को हिलाकर रख दिया। ये आप जब वीलॉग सुन रहे हैं तो आज 3 तारीख है, 3 अक्टूबर, और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये 1 अक्टूबर को लेट नाइट, क्योंकि 1 अक्टूबर को ज़्यादा लड़ाई हुई थी आज़ाद कश्मीर में और गोली भी चली थी, बहुत ज़्यादा शेलिंग भी हुई थी। फिर कल का दिन जो 2 अक्टूबर का है उसमें बहुत बड़े बड़े काफ़िले हमने मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते हुए देखे, और कल हंगामी तौर पे हुकूमती मुज़ाकराती टीमें फौरी तौर पे आज़ाद कश्मीर पहुंची और उन्होंने जो कमेटी के लोग हैं जो दूसरी जानिब से आए थे अवामी एक्शन कमेटी के, उनसे मुज़ाकरात भी किए। अब ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ? ये परसों रात को जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट भिजवाई गई फौरी तौर पे इस्लामाबाद में जब वो रिपोर्ट मौसूल हुई तो रात के वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो ये रिपोर्ट पहुंचाई गई, और उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ। फिर आपने देखा वज़ीर इत्तलात का एक स्टेटमेंट आया कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है और फलानी चीज़ें करने के लिए फौरी तौर पे कहा गया है। लोगों से दरख्वास्त की है कि पुरअमन रहे, पुरअमन एहतजाज सबका हक है और एहतजाज करना आईनी और कानूनी हक है। इस किस्म की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी। जो लोग उससे पहले धमकियाँ दे रहे थे, मार कुटाई की बात कर रहे थे, उससे पहले राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि जी ये तो इंडियन एजेंट हैं, और जो टाउट्स हैं उनके जरिए से पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट का अपना डिजिटल मीडिया है, या एस्टेब्लिशमेंट क्यों पहचाने जाते हैं, अब सब पता है, सबको आइडिया है कि ये अकाउंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डील कर रही है, ये उनके ईमा पे काम करते हैं। तो उन लोगों ने ये बयानियां फैलाना शुरू कर दिया था। उनमें कोई दानिश्वर और कोई सहाफ़ी भी शामिल कर दिए गए थे कि जनाब गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटें। तो जो मुहिब्बे वतन कश्मीरी है उनके ऊपर यह भी किया जा रहा था। 1 तारीख को यह सब कुछ हो रहा था। 1 तारीख पे 29, 30 तारीख, फिर 1 तारीख, इसमें बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया 3 दिनों तक। जब भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया तो 1 तारीख को जो रिपोर्ट बनी वो रिपोर्ट भिजवाई गई, फिर वजीर आजम को होश दिलाई गई। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है, और मेरी इतला के मुताबिक ये स्टेटमेंट सिर्फ वजीर आजम के नाम से जारी किया गया। वजीर आजम जो है वो भी इस तरह का स्टेटमेंट इस तरह जारी ना करते, लेकिन हालात इतने खराब हो गए थे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह फैसला करना पड़ा कि अब सियासतदानों को आगे करो। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था, चंद चीजें मुझे पता चली हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ताकत का इस्तेमाल आजाद कश्मीर में अब तक मुकम्मल नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 2, यह भी बताया गया कि गोलियां चलने के बावजूद, लाशें उठाने के बावजूद, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के बावजूद कश्मीरियों की तादाद कम होने की बजाय मुख्तलिफ जगहों पर बढ़ती है। तीसरा, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि एक दिन गुजरने के बाद अगले दिन जुम्मा आ रहा है, और जुम्मे वाले दिन आजाद कश्मीर में लोगों की बहुत बड़ी तादाद मसाजिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने जाती है, और जितने भी उलमा इकराम हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के साथ खड़े हैं। और जुम्मे वाले दिन जो तहरीक शुरू हो जाएगी या जिस तरह अवामी रद्द-ए-अमल आएगा उसको कंट्रोल करना इस वक्त हुकूमत और हुकूमती कारिंदों के लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को ना सिर्फ फेंटी लगाई, बल्कि जहां जगह पे लोग काबू आए उन्होंने वापसी का रास्ता दिखाया कि यहां से वापस जाओ। यानी जो बंदा सरेंडर कर देता था या पकड़ा जाता था उसको बिल्कुल आजाद कश्मीर के शहरियों ने नहीं मारा, बल्कि उन्होंने उनको रेस्क्यू भी किया। पुलिस के जवान जो शहीद हुए उनके बारे में यह क्लेम किया गया दूसरी जानिब से कि ये एफसी की या जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी फायरिंग से शहीद हुए हैं। लेकिन अब यहां से कुछ और बात की जा रही है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि कत्लो गारतगिरी जो हुई है, जितना टॉर्चर किया गया है, जितना यूज ऑफ फोर्स किया गया है, वो सारा जाया गया। अगर जुम्मे वाले दिन ये लड़ाई जुम्मे वाले दिन तक चली जाती है तो फिर इसको जीतना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और लोगों ने किया क्या, लोगों ने पुलिस वालों के कपड़े उतार उतार के वहां तारों पर टांगे हुए, उनके जनाब उनका सामान छीन लिया, उनके जूते छीन लिए, उनकी पैंटें उतरवा दी, उनकी शर्टें उतरवा दी, उनका बाकी सामान जो है उनको जो जिससे मार कुटाई करते हैं वो सारा लोगों ने वहां पे पूरा एक एरिया बनाया हुआ है जहां सजाया हुआ है कश्मीर के अवाम ने, और दिखा रहे हैं सबको ये हमें मारने आए थे, देखो इनका सामान ये पड़ा हुआ और हमने इनको भेज दिया। तो कश्मीरियों ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपस में इत्तफाक कायम रखते हुए उन्होंने मुकाबला किया, और ये निहत्ते भी थे और पुरअमन भी थे। अब क्योंकि कश्मीर एक बड़ा हसास इलाका है, मकबूजा कश्मीर का केस पाकिस्तान लगभग 75 साल से लड़ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में,
1948 से यह मामला पेंडिंग चला आ रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 48 में एक जंग भी हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, और जो कश्मीर आज़ाद है ये मुजाहिदीन ने आज़ाद करवाया था। कश्मीर के लोगों ने खुद जोर लगाया था, बहुत सारे मुजाहिदीन खैबर पख्तूनख्वा से गए थे, तब ये जितना इलाका आज़ाद है ये आज़ाद हुआ था। अब पाकिस्तान का मुकदमा मकबूजा कश्मीर का है, अगर यहां पे भी उसी तरह के हालात मजीद पैदा हो जाते हैं तो पाकिस्तान के उस मुकदमे का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और पाकिस्तान की बड़ी आलमी सतह पे बदनामी भी हो जाएगी और फिर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़कर रखना भी एक मुश्किल चीज बन जाएगी। फिर ये जो कत्लो गारतगिरी हो रही है इसके नतीजे में यह भी बताया गया रिपोर्ट के अंदर कि कश्मीरियों के अंदर नफरत बढ़ती चली जा रही है और वो अब ऐसे नारे लगा रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ हैं और आने वाले वक्त में वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी, बहुत बढ़ती चली जाएंगी। अब जब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके पहुंचाया गया तो परसों रात को पहला स्टेटमेंट आता है, हुकूमत की जानिब से पेंटरा चेंज किया जाता है। अगले दिन यानी कल राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आता है जो एक दिन पहले कह रहे थे कि जनाब ये तो गद्दार है, इंडिया के साथ मिले हुए हैं, और अगले दिन स्टेटमेंट आता है कि नहीं ये तो हमारे भाई हैं, हमदर्दी हमें इनसे प्यार है। ख्वाजा आसिफ का बड़ा सबका, ख्वाजा साद रफीक का, सबके मीठे मीठे स्टेटमेंट आते हैं और जो लोग कश्मीरी हैं PMLN में उनको इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब फौरी तौर पे जाएं और जाके कुछ ना कुछ करके मुज़ाकरात करें और जुम्मे से पहले मामलात को तय कर लें। अब मामला जब तय करने के लिए ये लोग बैठते हैं तो पहले तो जो मुज़ाकराती कमेटी है दूसरी जानिब से, मुज़ाहिरीन की जानिब से, उन्होंने कुछ चीज़ें तय कर ली। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को शामिल ना किया जाए, वहाँ वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर वकार नूर है उसको भी शामिल ना किया जाए। मुमताज़ राठौर के लोग बहुत खिलाफ थे। फिर उन्होंने कहा जी हमारे जो कातिल है ना, जिन लोगों ने हमें कत्ल किया है, अहकामात जारी किए, वो मुज़ाकराती मेज़ पर नहीं बैठेंगे। फिर उन्होंने कहा जी जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और इंडिया के एजेंट है, उसका भी हम जवाब मांगेंगे। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने तय की। यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो फायरिंग हुई और इसके बाद जो काफिलों के ऊपर जो असला ले जाने का एक झूठा इल्ज़ाम लगा कि लोग मुसल्ला थे, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने कहा जी कि हम जवाब मांगेंगे। भारत कातिल है, हमें भारतीय एजेंट कहना संगीन और नाकाबिल कबूल इल्ज़ाम है, ये उन्होंने पहले तय कर लिया था आपस में। अब सोराब बरकत साहब ने जो न्यूज़ दी है उनकी इत्तला के मुताबिक जो हुकूमत के और मुज़ाकराती कमेटी के बीच में, जो अवामी एक्शन कमेटी है, इनके बीच में जो बातचीत हुई है, इसमें जो चीज़ें तय हुई हैं वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, जो 12 सीटें हैं जिनका फड्डा है असल में, जिनके जरिए से एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है आज़ाद कश्मीर की पूरी इंतजामिया को और पूरी हुकूमत को, वो 12 सीटों के फंड फौरी तौर पर रोक दिए जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, इनकी वजारत 2 तक महदूद कर दी जाएगी। नंबर 3, इनके खात्मे के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अवामी एक्शन कमेटी का एक मेंबर शामिल होगा। यानी इन 12 सीटों को अब खत्म कर दिया जाएगा और उसके लिए पहले एक कमेटी बनाई जाएगी। इन सीटों का आइंदा वजीर आजम के इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी अगर ये सीटें रहेंगी तो वजीर आजम का इंतखाब नहीं कर सकेंगी, ये ना ये हुकूमत गिरा सकेंगे ना ये हुकूमत बना सकेंगे। एक सिंबॉलिक वैल्यू के तौर पे इनको रखना तो आप रख लें। इसी तरह मुराद फौरी तौर पे कम की जाएंगी जो मुराद दी जाती हैं और बाकी मुतालबात भी फिर साथ साथ मान लिए जाएंगे। अब ये सोच मौजूद है कि अवामी एक्शन कमेटी अब आपस में फैसला करेगी और फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ये डेवलपमेंट हुई है और अभी तक दोनों के बीच में दोबारा मुज़ाकरात कब होने हैं मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने कुछ चीज़ें तस्लीम की हैं, कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट की हैं। अब वो बातें जो है वो दोबारा बैठेंगे अवामी एक्शन कमेटी के लोग और वो बैठे भी हैं। वो क्या चीज़ें तय करते हैं इस वक्त मेरे पास, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट नहीं आई, तो अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़राए से खबरें आई हैं, मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। तो ये जो एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई हुकूमत के पास और इस्लामाबाद में पहुंची, उसने सबको हिलाकर रख दिया और ताकत वहां पे नाकाम हो गई थी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एक और बात कहती है मुराद के बारे में, वो ये बताते हैं कि जी असेंबली के 53 मेंबर्स हैं, वजीर इनमें से 34 हैं, यानी 53 की टोटल असेंबली है। एक को अपोजिशन में डाल देते हैं और 34 उसके अंदर वजीर हैं इस वक्त, 10 उसके अंदर मुशीर हैं इस वक्त, वजीर आजम और सदर 2 बीच में ये भी शामिल है। तो जो लगभग 100 के करीब लोग हैं जो बड़ी मौज कर रहे हैं इस वक्त आजाद कश्मीर में। और अब जो 310 अरब रुपए का इनका बजट है, उसमें से ये लोग बताते हैं कि बजट का एक बड़ा हिस्सा जो कि 62 अरब रुपए बनता है वो इन लोगों पे खर्च कर दिया जाता है। यानी अगर इन 100 लोगों पे तकसीम करें तो 62 करोड़ रुपया फी शख्स सालाना खर्च किया जाता है।
ये मुराद याफ्ता लोग जो हैं, ये इतने ताकतवर लोग हैं। यही पैसा अगर अवाम पर खर्च किया जाए तो आज़ाद कश्मीर के हर जिले को 6.2 अरब मजीद मिल सकता है, जिससे वहां की अवाम की किस्मत बदल सकती है। और यह पैसा अवाम को मिलना चाहिए। यह मुराद सियासतदानों को और अय्याशी करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को, और ये 100 अफराद तो मेन है ना बीच में, कहते हैं इन 100 अफराद के ऊपर रियासत पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रही है, जो ज्यादती है। यह पैसा उन पे खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि अवाम पे खर्च करना चाहिए। यह एक इनका बड़ा मुतालबा है। अब नादरीन, मुज़ाकरात के अगले दौर में क्या होता है, क्योंकि आज का दिन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जुम्मे का दिन है, लोग जुम्मे की नमाज के बाद निकलेंगे, और डेफिनेटली निकलेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को इससे पहले अपनी ताकत पे बहुत गुरूर था, बड़ा तकब्बुर था। कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने बहुत पहले अपने मुतालबात रखे थे, कई हफ्ते इसको गुजर गए हैं और डेडलाइन उन्होंने दी हुई थी, लेकिन जो रऊनत थी, फिरौनियत थी, वो इतनी ज्यादा थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको निपट लेंगे इनसे इस दफा। लेकिन अब जनाब मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, और लाशें गिराने के बाद जो है वो होश आई सबको, और अब मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग बातचीत करते हैं, उन्होंने चंद बातें बड़ी कैटेगोरिकली की हैं। उन्होंने कहा जी हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, भारत हमारा अज़ली दुश्मन है। कश्मीर पर जो भारत ने मुजालिम किए हैं उन पे हम उन्हें कोई मार्जिन नहीं देंगे। ये जो 12 उम्मीदवार होते हैं, ये कठपुतलियां होती हैं, इनके जरिए से एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें गिराती है, और हमारी बुनियादी हुकूक की एक तहरीक है। अगर हमारी पहली क़यादत पकड़ी जाती है, गिरफ्तार होती है, तो हमारी दूसरी क़यादत, और अगर वो गिरफ्तार होती है तो फिर हमारी तीसरी क़यादत का भी बंदोबस्त है, और अवाम हमारे साथ है। उम्मीद है कि हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कश्मीरी मौजूद है पूरी दुनिया में, उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कॉन्सुलेट के सामने भरपूर एहतजाज हुआ है। जो वहां पे जर्नलिस्ट मौजूद है ना, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमने ऐसा भाईचारा भी नहीं देखा। पाकिस्तान में अगर लोग ऐसे एहतजाज करें तो एस्टेब्लिशमेंट से बहुत जल्दी वो जान छुड़ा सकते हैं। गैर कानूनी और गैर आईनी जो किरदार है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, उसको सियासत से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं अगर पाकिस्तान के अंदर भी अवाम ऐसा भाईचारा दिखाएं। बिल्कुल वैसा भाईचारा जैसा जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर के बाहर लोग इकट्ठे होते थे और वो एक दूसरे को बचाते थे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। जैसे लोग इमरान खान के साथ इकट्ठे होते थे, वैसा भाईचारा कश्मीर में देखा गया। लेकिन ब्रूटल यूज ऑफ फोर्स के बावजूद ये लोग पीछे नहीं हटे। ये बहुत बड़ा फर्क है। जिसको जो काम मिलता है वो बता रहे हैं आजाद कश्मीर में वो करता है पूरी जिम्मेदारी के साथ, और हर आदमी को लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको फिक्र है कि ये तहरीक हर हाल में कामयाब होनी चाहिए। और शऊर इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है। लोगों में शऊर है, लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। तहरीक इंसाफ ज्यादातर तहरीक इंसाफ को ही नुकसान पहुंचाती है। इनकी ज्यादातर आपस में लड़ाई चल रही है। मैं इसलिए इन पर तनकीद कर रहा हूं कि ये एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, और अपोजिशन को हर इशू के ऊपर हुकूमत को टफ टाइम देना होता है ताकि हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी होती रहे। अब कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत है। अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? सिर्फ स्टेटमेंट जारी किए। गजा में समूद फ्लोटेला पर हमला, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? इसराइल के साथ खुफिया मामलात करने पर जो इस वक्त की हुकूमत ने किए, उसके ऊपर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अवामी सतह का रद्द अमल नहीं दिया। हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों, मिलिट्री ऑपरेशन और जेट तैयारों की बमबारी पर भी सिर्फ अवाम को इमदादी रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां की हुकूमत ने दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पर इन अवामी इशूज के ऊपर पूरी तरह से आवाज नहीं उठाई। चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे चीनी में करप्शन हो, चाहे आटे में गंदुम में करप्शन हो, चाहे सलाब जदगान की मदद का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे गजा का मामला हो, चाहे इसराइल के साथ खुफिया मुलाकात या चीजें तय करने का मामला हो। अभी मैं आपको एक खबर दूंगा आगे। आयशा सदीका साहिबा ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी पार्टी के तौर पर बाहर निकल के अवाम के अंदर इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया। हालांकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके पास है, लेकिन इन मामलात पे भी वो पीछे रहे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पे एहतजाज का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी जुमे की नमाज के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी जो है, ये जो गजा के अंदर समूद फ्लोटेला के ऊपर जो अटैक हुआ, जिसमें हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी मौजूद हैं, तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एहतजाज का ऐलान किया। हालांकि अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको यह ऐलान करना चाहिए था, उन्होंने ऐलान नहीं किया। इसराइल ने तमाम यरगमालियों को डिपोर्ट करने का फैसला किया है। मुबैना तौर पे जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उन लोगों को इसराइल डिपोर्ट करेगा और यूरोप की तरफ डिपोर्ट करेगा। अभी तक जो इतला आई है वो ये आई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। इन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए
एक बड़ा कदम उठाया था। आयशा सिद्दीका साहिबा ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है। आयशा सिद्दीका साहिबा बताती हैं कि जो शमा जुनेजो साहिबा नामी जो खातून है, उनको साथ ले जाने का मकसद ये पैगाम देना था कि 1 महीना पहले पाकिस्तान में कुछ लोग आए थे जो अमेरिका में इसराइल का सौदा बेचते हैं। ये जरा गौर से सुनना है आपने। आयशा सिद्दीका साहिबा कह रही है, मैं नाम नहीं लेती, ये शमा जुनेजो साहिबा को ले जाकर भी इसराइल को एक पैगाम दिया पाकिस्तान ने कि यूएन में देखिए हम उसको साथ लेकर आए जो आपको तस्लीम करना चाहते हैं। ये इसराइल को पाकिस्तान ने पैगाम दिया आयशा सिद्दीका साहिबा के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूं। और ये हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी बाखबर खातून है। इन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं। ये कहते नहीं इसराइल को पैगाम देना था कि जनाब हम वो खातून भी लेकर आए हैं जो आपको तस्लीम करना चाहती है। 1 महीना पहले पाकिस्तान में कुछ लोग आए जो अमेरिका में इसराइल का सौदा बेचते हैं। वो मुख्तलिफ मदरसों में और मजहबी तंजीमों से मिलते रहे। ये मौलवी बिला वजह चुप नहीं है। ये आयशा सिद्दीका साहिबा कह रही हैं कि बंदे आए थे, काम डाल के गए हैं, और काम कैसे डलता है ये हम सब जानते हैं। वो कह रहे हैं जी मदरसों में और मजहबी तंजीमों से ये मिलते रहे। कुछ बंदे आए थे जो अमेरिका में इसराइल का सौदा बेचते हैं और हुकूमत ने उन्हें आने भी दिया। हुकूमत जानती थी कि वो आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने उन्हें आने दिया। ये एक तरह का इसराइल को पैगाम था कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, और ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसने जरूर इसराइल के साथ काम करना है। अब ये स्टेबलाइजेशन फोर्स कौन सी है? ये वो है जो डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते हैं मुसलमान मुल्कों की और दीगर मुल्कों की, जिसको डोनाल्ड ट्रंप और टॉनी ब्लेयर कंट्रोल करेंगे। इसमें पाकिस्तानी फौजी भी होंगे, यानी पाकिस्तानी फौजी अब डोनाल्ड ट्रंप और टॉनी ब्लेयर के अंडर काम करेंगे बाकी मुसलमान मुल्कों की फौज के साथ मिलकर, और ये इसराइली फौज के साथ मिलकर काम करेंगे। ये आयशा सिद्दीका साहिबा ये फरमा रही हैं। अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। दफ्तर खारजा या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन उन्होंने ये खबर दी है तो नॉर्मली उनकी खबरें ठीक साबित हो जाती हैं। नाज़रीन, कामरान खान साहब जैसा एक सहाफी जिसने आसिम मुनीर साहब की बड़ी गेम उठाई, जिसने शहबाज शरीफ साहब की बड़ी गेम उठाई, जिसने बार बार कहा कि यार ये बंदे तो जमीन आसमान एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया,